Hello friends, welcome to my channel Profit Learning. Today we are releasing the 9th video of my video series of Fundamental Analysis course on stock valuation. In this video we will cover return of assets, inventory turnover ratio, debtor days, return on investment, that is ROI. So please watch this video till the end because I am going to give you the important tricks how to use these parameters in stock valuations. And as I have said, this is my 9th video on stock valuation. If at all you have not watched my previous 9 videos, I will provide you the link of playlist in my description. You can watch it from there. So these are the content. First of all, we will discuss about return of assets. Then we will compare return of assets versus return of equity. I will also touch upon the return of capital employed, how this return based profitability ratios are interlinked with each other. Then we will discuss inventory turnover ratio, then debtor days, and the ROI, that is return on investment. First is return on assets. So what is return on assets? As the name indicates, how much you are effectively utilizing your assets, you are generating your return. That indicates your return on assets. So इसका फॉर्मूला क्या आएगा? That is net income upon एवरेज टोटल एसेट्स. आपने टोटल एसेट्स कितने यूटिलाइज किए हैं और आपने इनकम कितना जनरेट किया है, वो आपको दे देगा रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स. एज द नेट इनकम में आपके बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं. टैक्स आएगा, है जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है वो भी आएगा जो इसमें आएगी. तो वो एक प्रॉपर इंडिकेटर नहीं देगा, बट इट्स बेटर वे ऑफ मेजरिंग द रिटर्न ऑन एसेट्स, दैट इज यू शुड यूटिलाइज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया कि उसका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से वो कितना रिटर्न निकाल पा रहा है ऑन टोटल एवरेज एसेट्स. दैट इज अ बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर रिटर्न ऑन एसेट्स. तो रिटर्न ऑन एसेट्स बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका एसेट्स आप कितनी तरह से इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हो, वो आपको रिटर्न ऑन एसेट्स बताता है. तो रिटर्न ऑन एसेट्स आप जब भी कंपेयर करो किसी भी इंडस्ट्री में, तो आप उनके पीयर से ही कंपेयर करो. ऐसा नहीं हो सकता कि टेक्नोलॉजी कंपनी और सीमेंट इंडस्ट्री की आप रिटर्न ऑफ एसेट्स आप चेक कर रहे हो, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल लाइट इंडस्ट्रीज है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज एक साथ कंपेयर नहीं हो सकती. तो रिटर्न ऑन एसेट्स आप जब भी कंपेयर करो उनके पीयर्स कंपनीज के साथ ही आप रिटर्न ऑन एसेट्स आप कंपेयर करें. तो रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी, इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे रिलेट करता है रिटर्न ऑन एसेट्स से. रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी इज नेट इनकम अपॉन शेयर्स होल्डर्स इक्विटी. अब ये शेयर्स होल्डर्स इक्विटी क्या होता है? शेयर्स होल्डर्स इक्विटी होता है कि आपका इक्विटी कैपिटल कितना इन्वेस्टेड है, मींस आपका शेयर्स होल्डर जो मनी है वो कितना इन्वेस्टेड है, और आपका रिजर्व्स, वो दोनों मिलाकर आपका शेयर्स होल्डर्स इक्विटी बनता है. तो रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिकली योर नेट इनकम अपॉन शेयर्स होल्डर्स इक्विटी. इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है जहां पर मैंने ROE और ROC के बारे में डिस्कस किया है. वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बताया है कैसे वो दोनों रिलेट करते हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने लाइव एग्जांपल्स करके ये ROE और ROC के डिफरेंसेस क्लियर किए हैं. और मैंने ये भी क्लियर किया है कि ROE और ROC किस कंपनी के लिए देखना चाहिए, और बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं. तो कमिंग ऑन दिस, रिटर्न इक्विटी आपको क्या बता रहा है? योर अपने शेयर्स होल्डर्स इक्विटी, अगर शेयर होल्डर का जो इक्विटी इसमें लगा है उससे आप इनकम कितना अच्छा जनरेट कर पा रहे हैं, वो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी बता रहा है. लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी में आपने कोई भी कंपनी का डेब्ट इंक्लूड नहीं किया होता है. इसमें सिर्फ शेयर्स होल्डर्स की इक्विटी होती है और इक्विटी कैपिटल होता है. दोनों को मिलाकर आपका जितना फंड बनता है उस पर आप कितना जनरेट कर पा रहे हैं रिटर्न, वो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है. तो अगर रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए देखेंगे जो बहुत ज्यादा लोन लेके रखा है, उसका जनरली आप हो सकता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी इन्फ्लेटेड दिख सकता है, क्योंकि डेब्ट लेके भी वो अपना इनकम जनरेट कर रहा है. जो डेब्ट ड्रिवन मार्केट नहीं है, जो बहुत ज्यादा लोन नहीं लिया है, उसके लिए अगर रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा आता है तो आप उसको अच्छा कंसिडर कर सकते हैं. लेकिन अगर डेब्ट लेके और रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज कर रहा है तो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा. रिटर्न ऑफ एसेट्स में क्या होता है कि आपका डेब्ट यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है एसेट्स के फॉर्म में, क्योंकि आप जब भी एसेट्स खरीदते हैं उसमें आपका इक्विटी कैपिटल भी लग सकता है. आपका कंपनी से हो सकता है आप बोरोइंग्स करके अपने एसेट्स मेंटेन कर रहे हैं. सो रिटर्न ऑन एसेट्स जो होता है वो अकाउंटेबल होता है आपकी डेब्ट के लिए भी और इक्विटी कैपिटल के लिए भी हो सकता है, जो उसको मिलाकर अपने एसेट्स आपने करा रखा है. उस पर आप कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, दैट इंडिकेट्स योर ROA. ROA और ROC में एक स्लाइटली डिफरेंस है, जिसमें आपका कंपनी डेब्ट में एसेट्स देखा जाता है. यहाँ पर आपके कंपनी की बोरिंग्स प्लस शेयर्स होल्डर्स इक्विटी दोनों को मिलाकर, मतलब आपका इक्विटी में कितना पैसा लगा है, आपका डेब्ट में कितना पैसा लगा है, दोनों को मिला देंगे
उसके ऊपर आप कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, वो अकाउंटेबल होता है ROCE के लिए। तो ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ROE और ROCE का पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने पूरा लाइव एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन किया है। अगर वो वीडियो आप उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि ROE, ROCE और ROA में क्या डिफरेंस है। हालांकि मैं अभी लाइव एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा एट द एंड। सो रिटर्न ऑन एसेट्स जैसे देखें, कैपिटल अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिव कैपिटल इंडस्ट्रीज है, उनके लिए मैंने पहले ही बताया कि आप उनके पीयर्स कंपनी के साथ ही कंपेयर करें। टेक्नोलॉजी कंपनी और दूसरी ऑयल ड्रिलर्स के बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑयल ड्रिलर्स जैसे होते हैं, जैसे ONGC हुआ, ऑयल इंडिया हुआ, उनके पास कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा कैपिटल लेके अपना काम करते हैं। हो सकता है कैपिटल लेके अगर काम कर रहे हैं, डेट भी ले रहे हो, वो दोनों इंडस्ट्री एक साथ कंपेयर नहीं हो सकता। अगर कंपैरिजन करना है तो आप जैसे पेंट इंडस्ट्री है तो आप उनके पीयर से कंपेयर करें। पेंट इंडस्ट्री में अक्रॉस लाइक एशियंस है, बर्जर है, तो आप उनके एसेट्स को कंपेयर करें। तो सिमिलरली आप ऐसे एसेट्स के साथ कंपैरिजन करना है। जनरली इन फाइनेंशियल टर्म्स में अगर हम बात करें, रिटर्न ऑन एसेट्स हम लोग देखते हैं जो जनरली हम लोग बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए देखते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए इसलिए देखा जाता है क्योंकि आपका वहाँ पर कोई बहुत बड़ा एसेट्स नहीं होता बैंकिंग इंडस्ट्री में। बैंकिंग इंडस्ट्री में आपका एसेट्स आपके लोन बुक होते हैं, जो आपको लेंडर्स जो आपने कस्टमर्स को दिए होते हैं, वही आप एसेट्स होते हैं। तो रिटर्न ऑन एसेट्स वहां पर वो हो गया जो आपने लोन्स दे रहे हैं, आपने लायबिलिटीज जो दे रहे हैं, जिससे आप रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, वही आपका रिटर्न ऑन एसेट्स हो गया। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में जैसे ROCE बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं करता, क्योंकि वो लेंडिंग कंपनी है, मीन्स आपका कैपिटल लेके ही काम कर रही है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा वहां पर आपको चेक करना है रिटर्न ऑन एसेट्स, मतलब अपने एसेट्स क्या है, यहाँ पर आपके जो वहां पे लोन बुक्स हैं वो कितने अच्छे रिटर्न आप जनरेट कर रहे हैं, दैट इज इंडिकेटेड बाय रिटर्न ऑन एसेट्स। तो क्लियरली आप अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर आप कोई फाइनेंशियल सेक्टर्स के आप अगर कंपैरिजन करेंगे, उसमें रिटर्न ऑन एसेट्स जरूर देखें। रेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए ROE एंड ROCE काफी ज्यादा एप्लीकेबल होगा। ROE आप उन कंपनीज के लिए ना देखें जो बहुत ज्यादा डेट लेके काम कर रहे हैं। अगर डेट लेके काम कर रहे हैं तो आपको ROCE का नंबर देखना है। अगर डेट 0 है, अगर डेट बहुत कम है, तो आप रिटर्न ऑन इक्विटी को भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये अभी तक क्लियर हो गया होगा कि ROE, ROCE और ROA में क्या डिफरेंस है। फिर भी मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि ROE एंड ROCE का वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये चीज़ की क्लैरिटी अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये टर्म्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी फाइनेंशियल्स आपके वैल्यूएशन करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट रेशियोज आप जरूर देखें। नाउ कम्स द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्रीज। तो आपने कितना माल बेचा है और कितना आपका इन्वेंट्री में पड़ा है। इन्वेंट्री में मतलब जैसे आपके वेयर हाउसेस में पड़ा है, आपने कोई फैक्ट्रीज, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री में जनरेट कर रहा है, उसका फिनिक्स प्रोडक्ट है, वो अपने वेयर हाउस में रखते हैं। वेयर हाउस से आपके रिटेलर्स के पास जाते हैं, रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाते हैं। तो अपनी इन्वेंट्री को कितना ज़्यादा चर्न कर रहा है वो दर्शाता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। उसको हम लोग नेट सेल्स अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स। एवरेज टोटल एसेट्स को किस तरह से बोलते हैं हम लोग? बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री अपॉन दैट इज योर एवरेज इन्वेंट्री। तो जनरली स्पीकिंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर ज़्यादा है तो उसको अच्छा कंसिडर करते हैं, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट होगा उसका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो होगा वो कम होगा, और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो डिमांड, अगर आपका सेलिंग इतना अच्छा है और आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इतना अच्छा मेंटेन किया, बहुत जल्दी से आपका इन्वेंट्री खत्म हो रहा है, तो आपको बहुत कम स्पेस भी रिक्वायर्ड होगा अपनी इन्वेंट्री को स्टोर करने के लिए। तो इन्वेंट्री कॉस्ट भी आपका कम हो जाता है इस केस में। और आपका प्रोडक्ट अगर बहुत अच्छा निकल रहा है और आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उस हिसाब से आप प्रॉपर कर रहे हैं, तो आपका जो सप्लाई चेन होगा वो काफी प्रॉपर होगा किसी भी इंडस्ट्री का। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको किस चीज़ के लिए मदद कर रहा है? जैसे प्राइसिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड परचेजिंग ए न्यू इन्वेंट्री। ये सारी चीज़ों का आइडिया आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लग जाता है कि आपको लगता है कि हो सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट में जल्दी जल्दी निकल रहा है, तो आपको उसकी प्राइसिंग हो सकता है, प्राइसिंग इंक्रीज करके अपनी रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। हो सकता है जो प्रोडक्ट का स्लगिश है और वो उतना अच्छे से नहीं निकल पा रहा है, तो हो सकता है कि हम लोग उसका प्राइसिंग थोड़ा सा कम कर दे। मैन्युफैक्चरिंग, चाहे जो प्रोडक्ट बहुत जल्दी निकल रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी। प्रोडक्ट का अगर मान लेते स्लगनिशन है तो उसको मार्केटिंग करके बढ़ाना होता है। हमको अगर वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक ही नहीं रहा मार्केट में, तो हम लोग को नया प्रोडक्ट उसके साथ लेके आना है। तो ये सब चीज़ों का आइडिया आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से लगता है कि कौन प्रोडक्ट का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है। लेकिन स्टॉक वैल्यूएशन में हम लोग कंबाइंडली देखते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का कितना है। अब लो टर्नओवर रेशियो क्या होगा? अगर लो टर्नओवर रेशियो होता है तो क्या इंडिकेट करेगा? हो सकता है कि आपका सेल्स नहीं हो रहा हो, ये फैक्टर कम हो गया, या आपने टोटल एसेट्स बहुत बढ़ा दिए, मींस इन्वेंट्री बहुत बढ़ा दिया।
जिसको बोलेंगे हम लोग ओवर स्टॉकिंग। तो आपने बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लिया तो उसके इसमें भी आपका जो एसेट्स टर्नओवर रेशियो होगा वो कम हो जाएगा। अगर एसेट्स टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपका सेल्स काफ़ी अच्छा हो रहा हो, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट निकल रहा है, या आपका इन्वेंट्री बहुत कम है। अगर इन्वेंट्री बहुत कम कर देंगे तो एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी ज़्यादा हो सकता है। समटाइम्स क्या होता है कि कंपनी थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी होती है, क्योंकि हो सकता है कि वो अपना जो इन्वेंट्री है थोड़ा कम रखती है और ताकि वो प्राइसेस के साथ प्ले कर सके। अगर इन्वेंट्री कम रखती है तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगा, तो अपने प्राइसेस को हाइक करके भी बेच सकती है। बहुत बार कंपनी ऐसा करती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई मोनोपोली मार्केट है, एक ही सेलर है, तो इन दैट केस कंपनी ऐसा करती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो उसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के साथ ज़्यादा चर्न नहीं करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपने सप्लाई कंस्ट्रेंट किया तो दूसरा कोई सप्लाई आपको एक्सेस कर देगा, तो उस केस में आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो इन ए वे मुझे लगता है कि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्लियर हो गया होगा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे डेटा डेज की। डेटा डेज क्या होता है कि आपका पैसा आपको कितने दिन में मिल रहा है। हो सकता है आप क्रेडिट सेल कर रहे होंगे, क्रेडिट सेल करने के बाद आपको पैसा कितना दिन में मिल रहा है, मीन्स आपका जो कंज्यूमर है वो आप अगर मैन्युफैक्चरर है, आपका जो कस्टमर है आपको कितने दिन में पैसा दे रहा है। दैट इज इंडिकेशन ऑफ डेटा डेज। तो डेटा डेज इन ए वे अगर बहुत ज़्यादा होगा तो कंपनी के पास पैसा नहीं रहेगा अपना इन्वेंट्री बढ़ाने का, कंपनी को पैसा नहीं होगा रेस करने का, एक्सपैंड करने का। सो डेटा डेज जितना कम होगा वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। तो फॉर्मली देखते हैं कि डेटा डेज कैलकुलेट कैसे करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब आपको कितने लोग से पैसे लेने हैं अपॉन क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में क्या है कि एवरेज सेल्स है, मींस 365 डिवाइड बाई ये क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई 365 डेज है, ये एवरेज सेल्स हो गया। और ट्रेड रिसीवेबल्स आपको कितने पैसे आपको मार्केट से लेने हैं वो आपको ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, वो आपको देते हैं डेटा डेज। हो सकता है कंपनी अपने प्रॉफिट्स दिखा रहा है लेकिन उसके प्रॉफिट्स उसके पास आए नहीं, जिसको हम लोग कैश फ्लो से डायरेक्शन से देखते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन डेटा डेज भी आपको एक से इंडिकेटिव देता है। अगर बहुत ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड है डेटा डेज का, मींस आपका जो डेटा डेज का डेज है वो बढ़ते जा रहा है, अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है, मींस कंपनी अपने जो रिसीवेबल्स है उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर रही है, मींस कंपनी के पास काफी टाइम लग रहा है। अगर ये डेटा डेज अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, मींस ये एक तरह से रेड मार्क है, क्योंकि अगर कंपनी अच्छे से रिसीव नहीं कर पा रही है इसका मतलब है कंपनी अच्छे से एक्सपैंड भी नहीं कर पाएगी, उसको मेंटेन करने के लिए हो सकता है उसको लोन लेना पड़े। तो ये सब फैक्टर्स रहते हैं, इसलिए डेटा डेज आपको देखना बहुत जरूरी है कि डेटा डेज का जो ट्रेंड है वो क्या है। और आप जब भी डेटा डेज आप कंपेयर करें वो अक्रॉस उसी इंडस्ट्री के बारे में कंपेयर करें, मीन्स उसके पीयर्स के साथ ही करें, क्योंकि हो सकता है कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का डेटा डेज काफ़ी कम हो सकता है सीमेंट इंडस्ट्री जहाँ पर लोग होलसेल में बिजनेस करते हैं वहाँ पर डेटा डेज ज़्यादा हो, एफएमसीजी सेक्टर में हो सकता है डेटा डेज कम हो। तो ये सब फैक्टर्स रहते हैं, आपको डेटा डेज आपको देखने हैं कि डेटा डेज किस कम इंडस्ट्री का क्या होता है और उनके पीयर्स के साथ आपको कंपैरिजन करना है। अभी हम लोग थोड़ा जनरल डिस्कशन करते हैं, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? योर नेट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 200 विल गिव यू द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मींस आपका कितना लगाया आपने और कितना प्रॉफिट कमाया, दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप किसी कंपनी में हो और कंपनी का शेयर्स आपने खरीद रखा है, आप कंपनी को अच्छा मानते हैं, कंपनी काफी अच्छा कर रही है और उसका इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया विदाउट नोइंग देयर फंडामेंटल्स। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपने कैलकुलेट नहीं किया, क्या इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे रखा है, अल्टीमेटली ये पता चलता है कि वो इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा था नहीं और उसे लॉस हो रहे हैं। लेकिन इस फॉर्मूला में एक ड्रॉबैक है, दैट इज आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये नहीं बताता कि आपको कितने टाइम तक होल्ड करना है या उसका प्रॉफिटली मेजर्स हो सकता है फ्यूचर में बहुत अच्छा हो, करेंटली उसने पास्ट में बहुत अच्छा नहीं दिया हो। ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ती है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको बस एक रफ आइडिया देता है कि उसने पास्ट में क्या रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी प्रेजेंट में भी उस टाइप से परफॉर्म कर पाएगा। हो सकता है कंपनी में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको फंडामेंटल्स आपको चेक करना ही है, उसके साथ आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री, मैनेजमेंट के प्लान क्या है, फ्यूचर्स प्लान क्या है, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। जितने कॉन्फ्रेंस कॉल्स होते हैं वो सब देखनी पड़ती है। जब भी आप कंपनी के में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको कंपनी का थ्रू आउट आपको देखना पड़ता है। तो बेस्ड ऑन दैट आपको कोई भी शेयर्स में एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन एक फेयर आइडिया के लिए हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी स्पैन ले लीजिए जिसमें आपका क्या रिटर्न आ रहा है, उसने डिविडेंड्स कितने दिए हैं, उसको ऐड अप करके आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्लियर हो गया होगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। बट इसी को यूज करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना है, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे।
तो आइए हम लोग कुछ लाइव एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें हम लोग रिटर्न ऑन एसेट्स, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, डेटर डेज और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स हम लोग चेक करते हैं और कैसे इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कैसे वेरी करता है हम लोग इसको भी चेक करेंगे। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर मैं तिजोरी फाइनेंस यूज़ कर रहा हूँ। तिजोरी फाइनेंस मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा डाटा मिल जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फाइनेंशियल्स, कॉन्फ्रेंस कॉल्स, बहुत सारे चीज़ों के कंपैरिजंस आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। तो आप तिजोरी फाइनेंस अगर यूज़ करना चाहते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अभी हम HDFC बैंक, पहला जो एग्जाम्पल ले रहे हैं HDFC बैंक का ले रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि रिटर्न ऑन एसेट्स आप जब भी देखें, हमेशा बैंकिंग इंडस्ट्रीज के लिए आपको देखना है रिटर्न ऑन एसेट्स, क्योंकि रिटर्न ऑन एसेट्स वहाँ पर एसेट्स आपके जो आपके लोन बुक्स होते हैं उसको आपको एसेट्स कंसिडर करना है। तो यहाँ पर मैं फाइनेंशियल्स चेक कर रहा हूँ। फाइनेंशियल्स में आप इसी बैंक का चेक करेंगे तो आप देखोगे कि लास्ट 5 ईयर 6 ईयर्स में ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। मींस ये कंसिस्टेंटली अपने जो एसेट्स के जो रिटर्न है उसको मैनेज कर रहा है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में आप जब रिटर्न ऑन एसेट्स जब चेक करेंगे, रिटर्न ऑन एसेट्स भी इसका काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट्स जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। मोर और लेस आप लास्ट 4 ईयर्स का 5 ईयर्स का जो कंपैरिजन करेंगे, रिटर्न ऑन एसेट्स भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। इसी सेक्टर का एक और हम लोग कंपनी लेते हैं, दैट इज येस बैंक। येस बैंक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, आपको पहले से पता है। बहुत सारी चीज़ों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज थे जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा शेयर प्राइसेस नीचे आ गया। यहाँ पर आप जब रिटर्न ऑन एसेट्स देखेंगे, पहले ज़्यादा स्टेबल हुआ करते थे 1.5 to 1.47। अचानक से लास्ट 2 ईयर्स में देखिए, आप देखिए इसका 0.50 हो गया, उसके बाद नेगेटिव हो गया। यहाँ पे कुछ रिटर्न्स आ ही नहीं रहे हैं नेगेटिव, तो रिटर्न ऑन एसेट्स ऐसे जाके डेटोरेट हो गया। तो आपको ये देखना है कि उसके एसेट्स क्वालिटी कितनी अच्छी है। ये आपको इंडिकेट करता है कि कोई भी बैंकिंग इंडस्ट्री में आप जब इन्वेस्ट करें, आप उनके रिटर्न ऑन एसेट्स जरूर देखें। आप कोई दूसरी इंडस्ट्री की बात करते हैं, दैट इज टेलीकॉम इंडस्ट्री। उसमें देखिए भारतीय एयरटेल है। भारतीय एयरटेल काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड नेम है, लेकिन भी आप यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट्स आप यहाँ पर चेक करेंगे, रिटर्न ऑन एसेट्स काफ़ी अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पर, स्पेशली लास्ट 4 ईयर्स 5 ईयर्स में। क्योंकि आफ्टर जियो जो ने डिस्ट्रप्शन किया है इस इंडस्ट्री में, उसके बाद देखिए यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट्स नेगेटिव हो गए। इससे पहले वो क्रॉस द इंडस्ट्री ये मार्केट लीडर था, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन लास्ट 4 ईयर्स में अभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हुआ है इस इंडस्ट्री में ड्यू टू जियो। लेकिन ये कंपनी अभी फाइट कर रही है और कंपनी अभी के नंबर्स काफ़ी अच्छे जनरेट कर सकती है, ऐसा बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है। कोई डायरेक्ट एडवाइस नहीं है, लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि कंपनी काफ़ी अच्छे अभी ट्रैक पे आ रही है। दूसरी कंपनी इसी इंडस्ट्री का लेते हैं, डेट इज टेलीकॉम इंडस्ट्री। टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो एसेट्स क्वालिटी आप देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया का, जिसका मर्जर होने के बावजूद भी इसके जो रिटर्न ऑन एसेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, क्योंकि -31% का आपका एसेट्स क्वालिटी है, -31% का आपका एसेट्स टर्नओवर रेशियो है, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज से आपको दूर रहना है जिसके एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं और काफ़ी ज़्यादा खराब है। यहाँ पे मैंने जियो का एग्जांपल नहीं लिया है जानबूझ के, क्योंकि आप जो अल्टीमेटली कोई अलग से कंपनी है, वो एक तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज में आती है, जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, जैसे रिलायंस रिटेल है, उनके जो बिजनेस वर्टिकल्स हैं, उनके पेट्रोलियम सेक्टर्स है, पेट्रोकेमिकल सेक्टर है, तो उनमें कंपैरिजन उतना आसान नहीं होगा। इसलिए मैंने उस कंपनी को सिर्फ वोडाफोन और भारतीय एयरटेल का एग्जाम्पल लिया है। FMCG सेक्टर्स में बात करें, वहां पर हम लोग देखते हैं कि एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या है, क्योंकि FMCG सेक्टर में एसेट्स टर्नओवर रेशियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि उसकी इन्वेंट्री साइकिल कैसे चल रही है। यहाँ पर आप देखिए एसेट्स टर्नओवर रेशियो इसका ऑलमोस्ट 20 टाइम्स है। मीन्स आपका जितना आपने सामान रखा है इन्वेंट्री में, उससे ज्यादा आप बेच रहे हैं, तो एसेट्स टर्नओवर रेशियो बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप डेटर डेज भी आप देखना चाहेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस साइन है कैश कन्वर्जन साइकिल में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, कैश कन्वर्जन साइकिल के बारे में। यहाँ पर आप देखिए डेज रिसीवेबल, किसको बताता है, डेटा डेज को। यहाँ पर डेटा डेज देखिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, 10 से 11 के बीच में ही डेटा डेज है, इसमें कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। मैंने आपको बोला था डेटा डेज के केस में आप ट्रेंड जरूर देखिएगा, क्योंकि अपवर्ड ट्रेंड में डेटा डेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुश्किल होता है किसी भी कंपनी में कैश फ्लो को मेंटेन करना। तो ये यहाँ पर आपका जो भी कैश फ्लो है काफ़ी अच्छा है, स्टेबल है। उसी इंडस्ट्री का एक FMCG सेक्टर का ही एक और इंडस्ट्री लेते हैं, डेट इज मैरिको। मैरिको इज द लीडर इन हेयर ऑयल। वहाँ पर आप देखोगे एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी लगभग स्टेबल है यहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री, अगर एसेट्स टर्नओवर रेशियो अगर स्टेबल है तो वो इंडस्ट्री को हम लोग अच्छा मानेंगे। यहाँ पर आप
डेटा डेज भी देख सकते हैं। डेटा डेज भी देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 25 डेज है। यहाँ पर जब हिंदुस्तान यूनिलीवर का आप डेटा डेज देख रहे थे ऑलमोस्ट 11 था, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डेटा डेज यहाँ पर है वो 25 डेज है। तो इन कंपैरिजन हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो डेटा डेज है वो काफ़ी अच्छा है इन कंपेरिजन टू मैरिको। ऑल्दो दोनों सेम इंडस्ट्री के हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट सेगमेंट्स हो सकता है अलग हैं। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर एज अ चंक इज अ मल्टीनेशनल कंपनी जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डील करती है। इवन तो वो सारे में अगर डेटा डेज 11 डेज का है वो कमाल का है, और उनके एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी बहुत अच्छा है। बोल रहा हूँ ये कोई डायरेक्ट एडवाइस नहीं है, बस कंपैरिजन के पर्पस के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब दूसरी इंडस्ट्री लेते हैं, दैट इज पेंट सेक्टर की इंडस्ट्री। पेंट सेक्टर में आप देखोगे जैसे इसने मोनोपोली ही अपना क्रिएट किया है। एशियन पेंट्स जो अपना मोनोपोली क्रिएट किया है, नॉट बिकॉज ऑफ क्वालिटी, इट्स बिकॉज ऑफ देयर सप्लाई चेन, क्योंकि उनका जो एसेट्स टर्नओवर रेशियो है वो बहुत अच्छा है, दैट इज 1.27 एज कम्पेयर टू देयर इंडस्ट्री एवरेज। तो इंडस्ट्री एवरेज में अगर आप चेक करोगे, जो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है दैट इज बर्जर पेंट, उसका आप देखोगे 1.9 है, 1 के करीबन है। और इनका जो एसेट्स, एशियन पेंट का जो एसेट्स टर्नओवर रेशियो है वो कमाल का है, दैट इज 1.27 1.20 के करीबन। जो शालीमार पेंट की अगर देखोगे आप जो एसेट्स टर्नओवर रेशियो देखोगे 0.5-0.699 में फ्लक्चुएट करता है। तो बिकॉज ऑफ दैट इनकी जो सप्लाई चेन है, जो एसेट्स टर्नओवर रेशियो काफ़ी अच्छा है। इनका डेटा डेज भी अगर आप करोगे, एशियन पेंट्स का डेटा डेज इट्स ओनली 21 डेज, 23 डेज, 23 डेज, 19 डेज, इस टाइप का एसेट्स टर्नओवर डेटा डेज आपको मिलेगा। लेकिन बर्जर पेंट का आप जब चेक करोगे, बर्जर पेंट का जो एसेट्स टर्नओवर रेशियो है वो ऑलमोस्ट आपको जो मिल रहा है वो 33 डेज, 36 डेज, 40 डेज के करीबन मिल रहा है। शालीमार का जब आप चेक करोगे, तो शालीमार का जब आप चेक करोगे तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 80 डेज, 116 डेज, 134 डेज, इस टाइप का आपको मिल रहा है। मीन्स आपको ये पता चल रहा है कि कौन सी कंपनी अपनी एसेट्स को भी इफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, अपने टर्नओवर रेशियो भी अच्छा कर रहे हैं, डेटा डेज को भी कम कर रखा है। तो एक तरह से आपको एक पूरा साइकिल मिल जाता है किसी भी कंपनी का, कि उनके सप्लाई चेन भी कैसे चल रहे हैं, उनके एसेट्स क्वालिटी भी कैसे हैं। तो इस टाइप से आप कंपनी को एनालाइज कर सकते हो। ये एक अलग से सेगमेंट आपको देने की कोशिश किया हूँ, जहाँ पर आप एसेट्स की जो क्वालिटी है, इन्वेंट्री के जो साइकिल्स हैं, कैसे आप इसको चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग और भी फाइनेंशियल रेशियोज और पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, जिसकी मदद से आप अपने स्टॉक को चूज कर सकते हैं, अपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट क्वालिटी अच्छे कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज हिट लाइक बटन, please share this video with your friends and family so that they can also increase their financial literacy, and please do give your feedbacks in the comment box because it gives me immense motivation to bring such videos for you. और हाँ, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, please do subscribe this channel for latest financial videos. Thanks for watching. That's all from my side. Happy investing. Thanks for watching. You can subscribe to my channel Profit Learning for more updates regarding financial markets, and don't forget to press bell icon for latest financial videos. If you like this video, please hit like button and share this video with your friends and family. Do write in a comment section for feedback, clarification or any suggestion. Happy investing.